दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के चौथे भाग में स्वागत है। अगर आप लोग वरदान और निधि की कहानी को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना और यहाँ पर इस कहानी को सुनने के बाद ही जाइएगा प्लीज़। चलिए अब कहानी का चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू करती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए कहानी को और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मुंबई जाने से पहले आकांक्षा सुमित के साथ अपने मायके गई थी सबसे मिलने के लिए। वहाँ पर बबीता भी आई थी उससे मिलने के लिए। सभी सुमित को बधाई दे रहे थे। बबीता ने दबी जुबान में अंकु से कहा, चलो अंकु, तुम्हारे मुंबई जाने का सपना आखिरकार पूरा हो ही गया। बबीता, जो हम ठान लेते हैं ना वो हम करके रहते हैं, फिर चाहे तरीका कोई भी अपनाना पड़े। किस बारे में बात चल रही है तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं सुमित, वो बस हमारे मुंबई जाने की बधाई दे रही है। बबीता, ऐसा ना हो कि अंकु की मुंबई जाने के बाद तुम इसे भूल जाओ। फ़ोन ऑन करती रहना, एक ही तो सहेली है हमारी, उसे कैसे भूल सकते हैं। तभी मुन्नू आ गया तीनों को खाने के बुलाने के लिए। खाना खाने के बाद बबीता घर चली गई थी। सुमित मिश्रा जी के साथ बात करने में व्यस्त हो गया था और आकांक्षा को उसकी अम्मा कमरे में ले गई थी अलग से बात करने के लिए। अंकु, हम बहुत खुश हैं, तुम्हारे मुंबई जाने का सपना पूरा हो गया है। सुमित की इच्छा हो तुमसे नौकरी करवाने की तभी करना, उसके खिलाफ जाकर कोई काम मत करना। बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके परिवार की तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। गलती से भी ऐसा कोई काम मत करना जिससे उसके परिवार के मान सम्मान पे कोई आँच आए। तुम बेफिक्र रहो अम्मा और थोड़ा सा अपनी बिटिया पर भी विश्वास रखो। चलो चलते हैं अम्मा, वरना घर पहुंचने में देर हो जाएगी, अभी बहुत से काम बाकी हैं। ठीक है बिटिया, अपना ख्याल रखना। जी अम्मा। सुमित और अंकु सबका आशीर्वाद लेकर अपने घर के लिए निकल गए थे। 2 दिन बाद उनकी ट्रेन थी मुंबई की। आधे से ज़्यादा पैकिंग तो हो चुकी थी, बस थोड़ी बहुत ही बाकी थी। उसकी अम्मा ने जाते हुए खूब सारे अचार, नमकीन और खाने का सामान दे दिया था। सुमित के घर पहले से ही एयरबीएनबी से बुक कर दिया था 6 महीने के लिए। बाकी एक बार वहाँ सेटल हो जाने के बाद ही घर ढूंढने का इरादा था। सुमित और आकांक्षा को स्टेशन पर छोड़ने पूरा परिवार आया था, दोनों तरफ का, और सभी का रो रो कर बुरा हाल था। सबको रोता देख आकांक्षा भी रो पड़ी थी। ट्रेन के चलने पर सुमित ने राहत की सांस ली। उन लोगों का तो रोना समझ में आ रहा था, लेकिन तुम काहे रो रही थी अंकु? मुंबई जाने की इच्छा रखने का ये अर्थ नहीं कि हमें अपने परिवार वालों से बिछड़ने का गम नहीं होगा। पागल किसी और को बनाना अंकु। सच तो ये है कि सबको रोता देख कर तुम्हें भी रोना आ गया। तुम्हें जो समझना है समझो, हमें ट्रेन के सफ़र का आनंद लेने दो। पता है हम पहली बार इलाहाबाद से बाहर जा रहे हैं, ये हमारा पहला ट्रेन का सफ़र है। हमारा भी। आकांक्षा खुश थी और उसे खुश देखकर सुमित भी खुश था। ट्रेन में पूरा एक दिन 3 घंटे बिताने के बाद वो मुंबई पहुँचे थे। स्टेशन पर इतनी भीड़ भाड़ देखकर सुमित का मन खराब हो गया था, लेकिन आकांक्षा ने समझाते हुए कहा, स्टेशन है, भीड़ तो होगी ही, इसमें मुंह बनाने वाली कोई बात नहीं है। दोनों ने टैक्सी ली और अपनी मंजिल पर पहुंच गए। 2 कमरे का छोटा सा फ्लैट था, लेकिन दोनों के लिए पर्याप्त था। आकांक्षा 2 कदम चली ही थी घर में कि घर खत्म भी हो गया। बहुत छोटा है सुमित, बालकनी तक नहीं है इस घर में। मुंबई में घर छोटे ही होते हैं, वो बिना बालकनी के। पता भी है इस छोटे से घर का किराया कितना है? 21,000 रुपये। ये सुनकर आकांक्षा ने तो अपना माथा पीट लिया था। बाप रे, ये तो हमारी सोच से भी ज़्यादा है। हम तो सोच रहे थे 6 महीने ख़त्म होते ही बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अब तो बड़े घर के बारे में सोचने में भी डर लग रहा है। खैर तुम चिंता मत करो सुमित, हम जल्दी ही कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। अंकु, हमारी तरफ से नौकरी के लिए तुम पर कोई दबाव नहीं है। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से ज़्यादा
और कुछ ज़रूरी नहीं है। जब सुमित इतनी प्यार भरी बातें करता था तो आकांक्षा का दिल उसे कचोटता था, लेकिन क्या करे, वो मजबूर थी। वो उससे प्यार नहीं करती थी, और जिस ब्याह में प्रेम ना हो उस ब्याह का कोई मतलब भी तो नहीं। फिर ब्याह तो मुंबई आने के उद्देश्य से ही किया गया था। कहाँ खो गई अंकु? कहीं नहीं। तुम नहा लो जाकर, तब तक हम अलमारी से कपड़े जमा देते हैं। सुमित शरारत भरी नज़रों से आकांक्षा की तरफ देख रहा था। परेशान मत करो सुमित, चुपचाप नहाओ जाकर। अलमारी में कपड़े रखने के बाद आकांक्षा बुरी तरह थक चुकी थी। सुमित के आते ही वो नहाने चली गई थी। सुमित ने टिफ़िन बाहर से मंगवा लिया था। दोनों खाना खाकर सो गए थे। अगले दिन से सुमित को ऑफिस ज्वाइन करना था, बस शाम उसी की तैयारी में बीत गया। सुबह सुमित ऑफिस के लिए जल्दी घर से निकल गया था। उसका घर एरोली में था और ऑफिस पवई में। ऊपर से लोकल का पहला सफ़र किसी सिर दर्द से कम नहीं था। ऑफिस अच्छा था, लोग अच्छे थे, खाना भी मिलता था, काम भी उसे समझ आ गया था। कुल मिलाकर वो खुश था, ये देखकर कि वो एक अच्छी कंपनी में अपना मनपसंद काम कर पा रहा है। उसे तकलीफ़ भी तो लोकल और मुंबई की भीड़ से। आकांक्षा ने भी नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। गृहस्थी की गाड़ी पटरी पर धीरे धीरे आ रही थी। कुछ समय बाद उसे भी नौकरी मिल गई थी। सुबह एक साथ निकलते थे और शाम को घर आने में दोनों को ही देर हो जाती थी। सुमित कई बार प्रेम की पहल करता, लेकिन आकांक्षा थकान का बहाना बनाकर पीठ पलट कर सो जाती थी। अक्सर शाम को खाना बाहर से आता था, जो सुमित को अच्छा नहीं लग रहा था। अंकु, हम बाहर का खाना खा खा कर पक चुके हैं, हमें घर का खाना चाहिए। क्या करें, ऑफिस से आकर इतने थक जाते हैं कि खाना बनाने की हिम्मत ही नहीं होती है। नौकरी की वजह से तुम इतना थक जाती हो कि ना तुम्हारे भीतर खाना बनाने की हिम्मत होती है और ना ही पति से प्यार करने की। इसका मतलब बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है नौकरी का तुम्हारी सेहत के ऊपर। चलो, कल तुम्हें किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखा देते हैं, पता तो चले आखिर तुम इतना थक कैसे जा रही हो। आकांक्षा ने गुस्से से कहा, खाना बनाने के लिए सामान लगता है, सब लाए हो कि मुफ्त में बीवी को ताना मार रहे हो? सब सामान लाकर रख दिया है, सब्जी हम काट कर दे देते हैं, तब तक तुम रोटियां बना लो। बर्तन कौन धोएगा? तुम धोओगी। ये काम हमारे बस का नहीं है। बाजार का सारा काम कर देंगे, सब्जी भी काट कर दे देंगे, बाकी तुम संभालो। हम बर्तन सफाई नहीं करेंगे, कल चौकीदार से पूछकर काम वाली लगवा देंगे। चिंता मत करो, उसका पैसा हम भर देंगे। चलो, कुछ तो फ़ायदा हुआ कमाओ बीबी का। आकांक्षा ने कुछ जवाब नहीं दिया और खाना बनाने में लग गई। घर का बना खाना खाकर सुमित के चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई थी। अंकु, आज लग रहा है जैसे ये घर घर होगा। बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम, मज़ा आ गया तुम्हारे हाथ का खाना खाकर। पेट भर गया है ना तुम्हारी? अभी इस खुशी में जाकर चुपचाप सो जाओ। आज सोने की जल्दी नहीं है, कल शनिवार है, दोनों की छुट्टी है, आराम से उठेंगे। अंकु, मीठा खाने का मन कर रहा है, तुम चलो कमरे में, तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाते हैं। तुम जानती हो कि हम हलवे की बात नहीं कर रहे हैं। आकांक्षा का दिल घबराने लगा था। अब करे तो क्या करे, सुमित को अपने करीब आने से कैसे रोकी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, कल हमारी ज़रूरी मीटिंग है ऑफिस में, सुबह जल्दी पहुंचना है। सुमित के कुछ कहने से पहले ही वो कमरे में जाकर आंखें बंद करके लेट गई थी। अंकु, कब तक हमसे दूर भागती रहोगी? 2 महीने हो आए हैं हमारे ब्याह को और हमने अभी तक तुम्हें छुआ नहीं है। जब भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करते हैं तब तुम कोई बहाना बना देती हो। अब तो मन्नत भी पूरी हो गई, फिर हमसे ये दूरी क्यों? आकांक्षा का मन तो कर रहा था कि सच बोल दे, लेकिन इस वक्त उसे सच बोलना सही नहीं लगा। उसे डर था कहीं सच पता चलने पर उसने उसे घर से जाने के लिए कहा तो वो कहाँ जाएगी। सच बोलने से पहले अंकु के लिए रहने की जगह ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी था। बोलती काहे नहीं हो सुमित? प्रेम 2 लोगों की सहमति से होता है और इस वक्त हमारी सहमति नहीं है तुम्हारे सामने बैठने की।
तुम्हें हमारे साथ ज़बरदस्ती करनी है तो कर लो, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये सुनकर सुमित का पारा और चढ़ गया था। हम पति हैं तुम्हारे, बलात्कारी नहीं जो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। सुमित गुस्से से उठकर बाहर वाले कमरे में सोने चला गया था और आकांक्षा अंदर कमरे में सो गई थी। सुबह उसकी मीटिंग नहीं थी, लेकिन झूठ को सच दिखाने के लिए वो जल्दी घर से बाहर निकल गई थी। अब ऑफिस तो जा नहीं सकती थी, तो समय बिताने के लिए वो मरीन ड्राइव चली गई थी। दिन भर सुमित यही सोचता रहा, आखिर आकांक्षा उससे हर वक्त दूर क्यों भागती है। अलमारी में अपने कपड़े निकाल रहा था बाहर जाने के लिए, तभी उसकी साड़ियाँ देखकर उसके लिए मन में प्यार उमड़ आया। मुंबई आने के बाद उसने एक दिन भी साड़ी नहीं पहनी थी, हमेशा जीन्स में ही घूमती रहती थी। ऐसा नहीं था कि जीन्स उस पर अच्छी नहीं लगती थी, पर उसे वो साड़ी में ज़्यादा पसंद थी। उसकी एक साड़ी को छूने के चक्कर में बाकी साड़ियाँ फिसल कर नीचे गिर गई थी। साड़ियों की तह लगाकर बड़े करीने से वो अलमारी में लगा रहा था, तभी एक साड़ी में लिपटे हुए उसे कुछ कागजात दिखे, जिसे देखकर उसके पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था अपने मुंबई जाने के सपने को पूरा करने के लिए आकांक्षा इतनी नीचे गिर सकती है। वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर थे जिसमें लिखा था 1 साल के बाद दोनों आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे की जायदाद पर कोई हक नहीं जताएंगे। इन कागजातों पर आकांक्षा के साथ सुमित के भी हस्ताक्षर थे। काफ़ी सोचने के बाद उसे याद आया कि उसने उसके हस्ताक्षर इन कागजात पर होली वाले दिन लिए थे जब वो नशे में था। वाह अंकु मिश्रा, तुम तो गजब की खिलाड़ी निकली। अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम चीज़ क्या हैं। इधर आकांक्षा मुंबई दर्शन करके शाम को घर पहुंची और उधर सुमित घर से बाहर निकल गया था। खाली घर देखकर उसने राहत की सांस ली और मन ही मन शुक्र मनाया सुमित के घर पर ना होने का, वरना वो बेकार के सवालों की झड़ी लगा देता और उसे झूठ पे झूठ बोलना पड़ता। सुमित 9 बजे तक घर वापस आ गया था। देखा तो आकांक्षा मैडम चादर ओढ़कर सो रही थी। रसोई में सभी बर्तन खाली पड़े थे। कचरे का डिब्बा चुंगली कर रहा था अंकु के पिज्ज़ा खाने की। उसकी असलियत जानने के बाद सुमित के मन में उसके लिए जो प्यार और परवाह थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उसने सोचा 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर इसने हमारे हस्ताक्षर तो ले ही लिए हैं, अब पति होने के नाते उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि क्यों ना वो इसके 1 साल को थोड़ा यादगार बना दे। सुमित धीरे से उसकी चादर में घुसा और उसके करीब जाकर लेट गया। उसके करीब आते ही आकांक्षा झट से उठ खड़ी हुई। अरे, हमें तो लगा तुम सो गई होगी, इसीलिए हम तुम्हारे करीब आकर लेट गए। खैर, अब उठ ही गई हो तो हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दो। तुम्हारी इस हरकत का हम क्या मतलब निकालें? तुम नींद में हमारे साथ? अंकु, तुम तो ऐसे आंखें दिखा रही हो जैसे कोई पराया आदमी तुम्हारी बगल में आकर लेट गया हो। पति हैं तुम्हारे, अब तुम्हारे साथ लेटने के लिए भी तुम्हारी आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या? खैर, इस फालतू की बहस के लिए हमारे पास समय नहीं है। जल्दी से हमारे लिए कुछ खाने के लिए बना दो, बाहर से मंगवा कर खा लो। पैसे हम दे देंगे। ज़्यादा पैसे की अकड़ मत दिखाओ हमें। जो कह रहे हैं चुपचाप जाकर करो, और नहीं किया तो क्या करोगे? अचानक से सुमित इतने करीब आ गया कि उसकी सांसें राजधानी की रफ्तार से भागने लगी। सुमित की आंखें उसे सिर्फ देख नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था मानो वो उसके बदन को छू रही हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सुमित आज कुछ अलग लग रहा था। उसका नया हेयर स्टाइल देखकर वो हैरान हो गई थी। बालों से चमेली के तेल की बदबू की जगह महंगे शैम्पू की मीठी सी महक आ रही थी। सुमित और उसके होठों के बीच फासला कम होता जा रहा था, जिसे वो चाहते हुए भी रोक नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी उसके पहले स्पर्श की स्वीकृति में, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही सुमित ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। आंखें खोल लो अंकु, डरो मत, हम तुम्हें कभी नहीं छुएंगे। आकांक्षा बिना कोई प्रतिक्रिया दिए झट से रसोई में चली गई और सुमित
मंद मंद मुस्कुरा रहा था उसके हाथ के गर्मा गर्म पराठे खाकर। सुमित का मन थोड़ा शांत हो गया था। अंकु चाहे जैसी भी थी लेकिन खाना बहुत अच्छा बनाती थी। अंकु, खाना हमें रोज़ घर का ही चाहिए। प्यार के मामले में हम समझौता कर ही रहे हैं लेकिन खाने के मामले में नहीं करेंगे। प्यार की भूख तो तुम शांत कर नहीं सकती, कम से कम पेट की भूख तो कर दो। चिंता मत करो, खाने के पैसे हर महीने तुम्हारे बैंक में डाल देंगे। अंकु ने गुस्से से सुमित की तरफ देखा और सोने चली गई। अंकु जहाँ बिस्तर पर पड़ते ही सो जाती थी, आज वो करवटें बदल रही थी। उसके दिल ने पहली बार सुमित के लिए कुछ महसूस किया था। उसके करीब आने पर पेट में तितलियाँ सी घूमने लगी थी, सांसों की तेज़ रफ्तार। उसके करीब आने पर उसका आंखें मूंद लेना और दूर जाने पर मन का निराश होना उसे बेचैन कर रहा था। कुछ देर सोचने से उसने सुमित के प्रति अपनी भावनाओं को शारीरिक आकर्षण का नाम देकर खारिज कर दिया था। सुमित आकांक्षा की बेचैनी को अच्छी तरह महसूस कर पा रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, अभी तो ये शुरुआत है अंकु। तुम तरसोगी हमारे स्पर्श के लिए लेकिन हम तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाएंगे। शनिवार को तो आकांक्षा मीटिंग का बहाना बनाकर बाहर चली गई थी। रविवार को कौन से काम का बहाना बनाकर बाहर जाती, उसे डर था कहीं सुमित आज फिर छुट्टी के बहाने से उसके करीब आने की जिद ना करने लगी। उसके लिए रोज़ रोज़ बहाने बनाना मुश्किल होता जा रहा था। इस चक्कर में वो देर तक सोती रही। सोकर उठी तो देखा सुमित बिस्तर से गायब था। बाहर कमरे में जाकर देखा तो वहाँ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसका देर तक सोने वाला चंपू आखिर गया तो गया कहाँ। कुछ देर बाद साहब घर आए तो पसीने से तरबतर, पानी दोगी पीने के लिए कि हमें खड़े खड़े घूरती रहोगी? ये प्रोटीन पाउडर का डिब्बा लाए हैं, प्रोटीन शेक भी बनाकर दे देना। इतना महंगा प्रोटीन का डिब्बा काहे ले आए अपने लिए? और ये पसीना कहाँ से बहाकर आ गए हो? नीचे गड्ढा भरने का काम चल रहा था, वहीं मजदूरी करके आ रहे हैं और ठीक से मजदूरी कर पाएँ इसके लिए प्रोटीन का डिब्बा ले आए हैं। समझी कि नहीं अंकु मिश्रा? धूप चढ़ गई है क्या दिमाग में जो फिजूल की बातें कर रहे हो? कहाँ से आ रहे हो सीधा सीधा बताओ। हमने जिम ज्वाइन कर लिया है, वही एक्सरसाइज करने गए थे। ये सुनकर अंकु की हंसी निकल गई। सुमित ने गुस्से से कहा, हंस काहे रही हो? इसीलिए कि ये जिम विम तुमसे ना होगा। सुमित शर्मा हो वहीं बन कर रहो। ऋतिक रोशन बनने की कोशिश भी मत करो। कोई बात नहीं, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। बॉडी अब हम तुम्हें अपनी बना कर दिखाएंगे। शाम होते होते जिम जाने का असर शरीर में दर्द के रूप में दिखने लगा था। वैसे आकांक्षा खुश थी। सुमित ने आज उसे जरा भी तंग नहीं किया था, लेकिन सुमित आकांक्षा को तंग ना करे ऐसा संभव कहाँ था। दर्द के कारण हर चीज़ बिस्तर पर मंगवाई जा रही थी। कभी ज़बरदस्ती पाँव तो कभी हाथ दबाया जा रहा था। आकांक्षा ने परेशान होकर उसके हाथ में दर्द की गोली थमा दी थी। चुपचाप ये गोली खा लो और हमें चैन से सोने दो। प्यार तो तुम दे नहीं सकती अपने पति को, और अब तकलीफ़ में थोड़ी सी सेवा क्या करनी पड़ गई, उसमें भी मुँह बना रही हो। जब अच्छी पत्नी बनने के गुण ही नहीं थे तुम में तो ब्याह क्यों किया हमसे? आकांक्षा जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। बाबूजी का फ़ोन था। उसका हाल चाल पूछने से पहले वो हमेशा सुमित की खोज खबर लेते थे। उसने सुमित को फ़ोन पकड़ा दिया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। प्रणाम बेटा। आवाज़ तुम्हारी थोड़ी ढीली लग रही है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। अंकु तेल मालिश बहुत अच्छा करती है, उससे चंपी करवा लो, आराम हो जाएगा। पता नहीं बाबूजी, उसने तो हमारे हाथ में दर्द की गोली थमा दी है ये कहकर कि उसे नींद आ रही है। बाबूजी ने गुस्से से कहा, अंकु को फ़ोन दो जरा। सुमित ने मुस्कुराते हुए अंकु के हाथ में फ़ोन थमा दिया। सुमित के सिर की तेल से मालिश कर दो जरा, आराम पड़ जाएगा। बात बात पर उसे गोली खाने की आदत मत डलवाओ। थोड़ी देर से सो जाओगी तो कुंभकर्ण बुरा नहीं मान जाएंगे। ब्याह से पहले भी सोने की जल्दी और ब्याह के बाद भी। यहाँ सिर्फ पति है तुम्हारा
उसका ख्याल रखना भी भारी पड़ रहा है तुम्हें। चलो फ़ोन रखते हैं, जो कहा है वो कर देना। जी बाबूजी। आकांक्षा ने गुस्से से सुमित की तरफ देखा और लगी उसकी चंपी करने। सुमित चंपी के मज़े ले रहा था, लेकिन बीच बीच में हाथ जोर का भी पड़ रहा था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है अंकु, हमें नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। सुमित को लगभग 2 महीने हो गए थे जिम जाते हुए और आकांक्षा को घर तलाशते हुए। रहने की जगह तो मिल गई थी शेयरिंग में, लेकिन तब भी किराया महंगा पड़ रहा था। ऑफिस के काम के साथ साथ घर का काम करना उसकी जान पर आ रहा था। पहले तो सुमित थोड़ी बहुत मदद कर देता था, पर अब बस हुक्म चलाता है। जब से सुमित ने जिम जाना शुरू किया था, उसका तो रंग ढंग ही बदल गया था। शरीर पहले से गठीला होता जाता रहा, व्यक्तित्व तो दिन ब दिन निखरता जा रहा था। अब तो कपड़े भी स्टाइलिश पहनने लगा था। वो अब चंपू से स्मार्ट सुमित बन गया था। अक्सर जब भी वो सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता, आकांक्षा की नज़रें ना चाहते हुए भी उसके चेहरे को निहारने से खुद को रोक नहीं पाती थी। ऐसे ही एक सुबह सुमित ने उसे खुद की तरफ देखते हुए पकड़ लिया और उसे करीब खींचते हुए कहा, रोज़ हमें ऐसे टुकर टुकर काहे देखती हो? नज़र लगाने का इरादा है क्या? आकांक्षा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें तो भगवान ने पहले से ही ऐसा रंग देकर धरती पे भेजा है कि तुम्हें किसी की नज़र लग ही नहीं सकती। शुक्र मनाओ, तुम्हारी तरफ कोई देखता तो है। ये बात सुनकर सुमित के तन बदन में जैसे आग लग गई थी, मानो इतना घमंड अपने रूप पर अच्छा नहीं है अंकु, एक दिन बहुत पछताओगी। सुमित ने गुस्से से उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था। जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना दो, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऑफिस में मिलता है ना, वहाँ खा लेना, हमें भी देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। जब तुम्हें पत्नी होने का फर्ज निभाना ही नहीं था तो ब्याह काहे किया हमसे? अंकु ने बेशर्मी से जवाब दिया। मुंबई आने के लिए हम पर पति होने का अधिकार जमाने की ज़्यादा कोशिश मत करो। अंकु ने गुस्से से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर सुमित के हाथ में थमा दिए थे। हम कुछ ही दिनों में घर छोड़ कर चले जाएंगे। हमने रहने की जगह ढूंढ ली है। 6 महीने बचे हैं ब्याह का 1 साल पूरा होने में। उसके बाद हम भी आज़ाद और तुम भी। खैर, हम तो तुम्हें 6 महीने पहले ही आज़ाद कर रहे हैं। सुमित ने सच जानते हुए भी ऐसे जाहिर किया जैसे उसे ये खबर अभी अभी मिली हो। उसने गुस्से से आकांक्षा का हाथ मरोड़ते हुए कहा, हमें नहीं पता था तुम अपने मुंबई जाने के सपने को पूरा करने के लिए इस हद तक नीचे गिर जाओगी। तुमने सिर्फ हमारी नहीं, हम दोनों के परिवारों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाया है, धोखा दिया है। 1 साल बाद तलाक का क्या कारण बताओगी दुनिया को? यही ना कि सुमित ने हम पर इतना अत्याचार किया कि हमारे पास तलाक लेने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं था? या फिर ये कि सुमित चरित्रहीन निकला? अपनी काली करतूत का बखान तो तुम अपने मुंह से कर नहीं पाओगी, इतना तो अच्छे से जानते हैं हम। अपने झूठे आंसू दिखाकर सबके सामने हमें नीचा दिखाओगी। अंकु मिश्रा, ये बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने में 6 महीने बाकी हैं। तब तक तुम कानूनी रूप से हमारी बीवी हो। घर छोड़कर कहीं और रहने गई ना तो ऐसा हंगामा करेंगे उधर आकर कि मकान मालिक तुम्हें खुद ही घर से निकाल देगा। और तुम्हारा सच अभी फ़ोन करके तुम्हारे अम्मा बाबूजी को बता देंगे। फिर घर की रहोगी ना घाट की। भेजे में कुछ बात आ रही है कि नहीं? आकांक्षा ने रोते हुए कहा, छोड़ो हमारा हाथ सुमित, हमें दर्द हो रहा है। सुमित ने गुस्से से उसे बिस्तर पर ढकेलते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। वो कमरे से बाहर जा ही रहा था कि आकांक्षा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से हमारे हाथ में इतना दर्द हो रहा है, जानवर कहीं के। जानवर शब्द सुनते ही वो रुक गया। उसने गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, अपनी कमीज़ उतार कर बिस्तर पर फेंक दी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख आकांक्षा गुस्से से चिल्लाने लगी, जहाँ वो वहीं रुक जाओ। सुमित, हमारी तरफ एक भी कदम तुमने अगर बढ़ाया ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सुमित की ताकत के आगे आकांक्षा का जोर कहाँ चलने वाला था। उसने उसे इतनी कस कर पकड़ा हुआ था कि आकांक्षा अब चिल्लाने की जगह गिड़गिड़ा रही थी।
हमें छोड़ दो सुमित, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। तुमने जानवर कहा है ना हमें, तो आज हम तुम्हें जानवर बनकर दिखाएंगे। सुमित का ये रौद्र रूप देखकर आकांक्षा इतना डर गई थी कि वो बुरी तरह से कांप रही थी। सुमित चाहता तो इस वक्त कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो अचानक से पीछे हट गया। 6 महीने से हम तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं। अगर हम जानवर होते ना, तो रोज़ तुम्हारे साथ। हमने प्रेम किया था तुमसे अंको, तुम्हारी हर बात पर विश्वास किया। तुम्हारी खुशी के लिए हम अपना परिवार छोड़कर मुंबई तक आ गए, और तुमने क्या किया? हमारे ब्याह को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नाम दे दिया। नीचता की हदें तो तुमने पार कर दी ही अंको। हमने नहीं, 1 साल के ब्याह का कॉन्ट्रैक्ट किया है ना तुमने हमारे साथ। तो अब 1 साल ख़त्म होने से पहले हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। 1 साल ख़त्म होते ही तुम्हें जहाँ जाना होगा चली जाना, हम रोकेंगे नहीं। जब तक इस घर में हो पत्नी की तरह रहो, चिंता मत करो, हम तुम्हें कभी नहीं छुएंगे। लेकिन तुमसे भी उम्मीद रखते हैं, तुम अपनी पत्नी होने की बाकी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाओगी। उस दिन दोनों ही ऑफिस नहीं गए। आकांक्षा बिस्तर पर पड़ी रोती रही और सुमित अपना गुस्सा निकालने के लिए जिम चला गया। 2 घंटे बाद घर आया तो आकांक्षा सो रही थी। उसके गोरे गोरे गालों पर आंसुओं की काली लकीरें पड़ी हुई थी और हाथों पर उसकी उंगलियों के लाल निशान। उसका मन तो कर रहा था कि आगे बढ़कर उसके हाथों पर दवाई लगा दे, लेकिन फिर रुक गया। उसके धोखे के बारे में सोचकर क्या क्या नहीं सोचा था उसने ब्याह को लेकर, पर सब मिट्टी में मिल गया। उसने अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया था, निवाला डाला ही था मुंह में कि निगला नहीं गया। ना चाहते हुए भी उस पर तरस आ ही गया। वैसे ही सुबह से बहुत रोई थी, उसके डर के मारे कैसे कांपने लगी थी। ये सब सोचकर उसे मन ही मन खुद पर भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था। शुक्र है भगवान का कि गुस्से में आकर उसने कोई गलत हरकत नहीं की। अगर कहीं गलती से वो आकांक्षा के साथ कुछ गलत कर देता तो वो ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। उसने आकांक्षा को धीरे से उठाया। अंको उठो, चलो खाना खा लो। वो उठकर एकदम से पलंग पर कोने में सिमट गई। हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, उठो, जाकर मुंह धो लो और खाना खा लो। वो चुपचाप से उठी और गुसल खाने में मुंह धोने चली गई। थोड़ा सा खाने के बाद वो फिर से लेट गई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। उस दिन के बाद से बात बात पर लड़ने वाली आकांक्षा चुपचाप सी रहने लगी थी। आकांक्षा कुछ ही दिनों में ये तो समझ गई थी कि चाहे जो भी हो जाए, सुमित कभी भी उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए अब उसे लेकर निश्चिंत थी। अपने दिए हुए धोखे पर उसे पछतावा तो था, लेकिन कहीं ना कहीं अपने मन को ये कहकर समझा लेती थी कि इसके सिवा उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। आखिर करती तो क्या करती। अब फिल्मी हीरोइन की तरह भागना तो उसके बस का था नहीं। सुमित ही एक रास्ता था जिस पर चलकर वो सुरक्षित बिना किसी तकलीफ के मुंबई पहुंच सकती थी। खैर, उसने जो भी किया वो था तो गलत ही। बस यही सोचकर उसने रात को सुमित से कहा, हमें माफ़ कर दो सुमित, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली बात के लिए हम अच्छी पत्नी तो नहीं बन पाए, लेकिन अच्छे दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। अंकु ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हमसे दोस्ती करोगे क्या? सुमित ने हाथ बढ़ाकर उसकी दोस्ती को कबूल नहीं किया। जिससे हम एक बार रिश्ता तोड़ देते हैं, उससे कभी जुड़ नहीं पाते। इसके लिए हमें माफ़ कर देना अंकु। जब तक तुम्हारे लिए मन में प्यार था, तब तक बहुत सारी शिकायतें थी दिल में, लेकिन अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी 6 महीने बाद तुम भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। आकांक्षा को सुमित से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी ही सोच में गुम थी। तभी सुमित का फ़ोन बजने लगा। सुमित फ़ोन लेकर बाहर वाले कमरे में चला गया था बात करने के लिए, और आकांक्षा दरवाजे पे कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि आखिर सुमित बात किससे कर रहा है। उसके मुंह से पायल नाम सुनते ही
आकांक्षा का दिमाग गर्म होने लगा था। कल शाम को मिलते हैं मॉल में। हम ऑफिस से सीधा वहीं आ जाएंगे। जैसे ही सुमित कमरे में आया उसने गुस्से से चिड़चिड़ाते हुए कहा, ये पायल कौन है और किस खुशी में उसके साथ तुम मॉल जा रहे हो? आज तक हमें तो तुम लेकर कभी नहीं गए मॉल। तुम असली बीवियों की तरह जल काहे रही हो? अरे भूल गई क्या, तुम तो कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी हो। सुमित ने हंसते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम है कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी। आकांक्षा ने गुस्से में मन ही मन कहा, अगर तुम दूसरी लड़की के साथ घूम सकते हो तो हम क्यों नहीं। आजकल सुमित का मनपसंद काम था आकांक्षा को ताने मारना। जब मौका मिलता था तब अपने तानों की मिसाइल उस पर छोड़ देता था। बात बात पर दोनों का आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। मुंबई में मानसून शुरू हो चुका था जिससे दोनों ही परेशान थे। बारिश ऐसी रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। आकांक्षा को सुबह से ही कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ऑफिस चली गई थी ये सोचकर कि घर में बैठेगी तो बेकार में उस चंपू और उसकी पायल के बारे में सोचती रहेगी। शाम को ऑफिस से उसने सुमित को फ़ोन भी किया ये कहने के लिए कि उसे घर जाते वक्त साथ ले जाए, लेकिन उसने बिना सुने ही कह दिया कि वो मॉल में है। उसे बार बार फ़ोन करके परेशान न करे। बारिश के कारण टैक्सी मिलने में भी समय लग रहा था, ऊपर से तबीयत खराब। हारकर उसे अपने ही ऑफिस के एक कलीग से लिफ्ट लेनी पड़ी जो उसी के घर की तरफ रहता था। सुमित कहीं मॉल वॉल नहीं गया था, ऑफिस में ही था। कैब से उतर ही रहा था कि देखा आकांक्षा किसी की कार से नीचे उतर रही है और उस लड़के से हंस हंस कर बात कर रही है। ये देखते ही उसका पारा चढ़ गया। आकांक्षा और सुमित दोनों एक साथ ही घर में दाखिल हुए। उसने घर में कदम रखते ही आकांक्षा से कहा, हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी ने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही दूसरे ब्याह के लिए लड़का भी ढूंढना शुरू कर दिया। उसने भी पलट कर जवाब दिया, जब तुम किसी और लड़की के साथ घूम सकते हो तो हम क्यों नहीं। हम लड़के हैं और तुम लड़की। पति के होते हुए अगर पत्नी पराये आदमी के साथ घूमती है ना, तो ऐसी औरत को लोग, तुम जानती हो, किस नाम से बुलाते हैं। तुम भी बुलाओगे ना हमें उस नाम से। देखना चाहते हैं कितना दम है तुम में। हम अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करना चाहते। तुम घटिया हो, लेकिन हम नहीं। जब सोच में हमें धंधे वाली चरित्रहीन बोल ही चुके हो तो ज़ुबान पर लाने से काहे डरते हो। सुमित, हम तो हैं ही घटिया, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। सुमित ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई। गलत काम खुद करती हो, ऊपर से हमें घटिया कहती हो। आकांक्षा ने रोते हुए कहा, छोड़ो, हमारा हाथ दर्द कर रहा है। जब सुमित ने हाथ नहीं छोड़ा तो उसने ज़ोर से उसके हाथ को काट लिया। इससे पहले कि सुमित और उस पर चिल्लाता, उसने रोते हुए कहा, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमने तुम्हें फ़ोन किया था हमें ऑफिस लेने आने के लिए, लेकिन तुम तो अपनी पायल के साथ बिजी थे मॉल में। एक तो बुखार से बदन दर्द कर रहा था, ऊपर से कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। ऐसे में क्या कहते, उससे लिफ्ट ना लेते तो। हमारे ही ऑफिस में काम करता है, विनय नाम है उसका। हम अकेले नहीं आए थे, उसके साथ गाड़ी में एक लड़की और थी ऑफिस की जो हमसे पहले उतर गई थी। अब जिसने हमें हमारे घर तक छोड़ा, 2 सेकंड के लिए खड़े होकर उसका धन्यवाद करना भी गुनाह हो गया। हाँ, हैं हम कॉन्ट्रैक्ट वाली बीवी, लेकिन चरित्रहीन नहीं है, समझी। इतनी ही हमारे अंदर बिस्तर की भूख होती ना तो कब का तुम्हारे साथ सो चुके होते। आकांक्षा रोते हुए कमरे में चली गई थी। उसके जाने के बाद सुमित को पछतावा हो रहा था अपने गुस्से पर। हर रोज़ वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, बहुत कोशिश करता था उससे नफ़रत करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा था। उस पर गुस्सा करने का उसे कोई हक नहीं था। पता नहीं क्या हो गया है आजकल, दिलो दिमाग को दोनों अपनी अपनी चला रहे हैं। कुछ देर बाद जब कमरे में उसे देखने गया तो वो चादर ओढ़कर सोई हुई थी और नींद में हल्का हल्का कराह रही थी। उसके सिर पर हाथ रखकर देखा
तो वाकई में उसका बदन बुखार से तप रहा था। सुमित को इस वक्त अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। इस बार उसकी अंकु गलत नहीं थी, वो सच बोल रही थी। उसने फटाफट से जाकर दोनों के लिए खिचड़ी बनाई और उसे खाना खाने के लिए उठाने लगा। उसने प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, अंकु उठो, खाना खा लो, हमारा मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, गले में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई पचाने के लिए खाना खाना ज़रूरी है, चलो उठो जल्दी से। आकांक्षा की आवाज़ गला ख़राब होने की वजह से एकदम बंद सी हो गई थी। वो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। खाना खाने के बाद सुमित अंकु को लेकर डॉक्टर के पास चला गया था। जिस तरह से सुमित उसका हाथ पकड़ कर चल रहा था, उसका ख्याल रख रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। रात को दवाई खाने के बाद भी जब आकांक्षा का बुखार नहीं उतरा तो सुमित उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ करता रहा उसका बुखार उतारने के लिए। रात 3 बजे जब उसका बुखार थोड़ा कम हुआ तब कहीं जाकर सुमित सोया। आकांक्षा को आज पहली बार महसूस हो रहा था कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले पेपर्स बनवाकर। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। जो लोग वरदान और निधि की कहानी को सुनना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। प्लीज़ आप लोग चेक ज़रूर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स, और हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वहाँ पर कहानी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ इस चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।